हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई एम डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी की टीचर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स। कौन से चैप्टर की? टिश्यूज, जो आपके एनसीईआरटी बुक में है, चैप्टर 6। ओके, तो चैप्टर तो पढ़ ही चुका है और जब तक क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे तो हमें समझ में ही नहीं आएगा कि हमें कितना आता है और कितना नहीं आता है। ओके, तो कोई भी चैप्टर आप पढ़ें, किसी भी सब्जेक्ट का आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चंस आपको ज़रूर सॉल्व करने चाहिए। PYQs, MCQs, हर फॉर्म में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which structure protects the plant body against the invasion of parasite? अब क्या पूछा गया है यहाँ पे कि प्लांट बॉडी में कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो पैरासाइट के इन्वेजन को, मतलब पैरासाइट अंदर ना आ जाए, उसको प्रिवेंट करता है, रोकता है, उसको बाहर की बाहर भगा देता है। तो कौन सा होता है वो? जो एपिडर्मिस में क्यूटिकल्स होते हैं, क्यूटिन होते हैं, वो हेल्प करता है। Okay, the epidermis has thick cuticles and waxy substances to prevent the invasion of parasites. ताकि पैरासाइट्स अंदर ना आ सके, एपिडर्मिस के पास क्या होता है? क्यूटिकल, और वो कैसा होता है? वैक्सी सब्सटेंस होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है एपिडर्मिस, ये क्या है? एपिडर्मस सेल्स है, और इनके पास क्या है? द वैक्सी क्यूटिकल। ये दिख रहा है आपको क्यूटिकल? ये क्यूटिकल वाली लेयर है। ओके, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Why are voluntary muscles also called skeletal muscles? अब वॉलेंटरी मसल्स को स्केलेटल मसल्स क्यों कहते हैं? भैया, वॉलेंटरी मसल्स कौन सी होती हैं? जो हमारे हाथ पैरों में प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम अपने अकॉर्डिंगली मूव कर सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में होती है कि भैया अब हाथ उठाना है, अब किसी को थप्पड़ मारना है जोर का, किसी से लड़ना है जाके, तो ये क्या है? हमारे कंट्रोल में है। और इसके लिए कौन वर्क कर रहा है? हमारी वॉलेंटरी मसल्स। ओके, तो इनको हम स्केलेटल मसल्स क्यों बोलते हैं वो देख लेते हैं। वॉलेंटरी मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स बिकॉज दे आर मोस्टली अटैच टू द बोन्स एंड हेल्प इन मूवमेंट। कहाँ ये मसल्स किससे अटैच होती हैं? बोन से अटैच्ड होती हैं। और ये किस में हेल्प करती है? मूवमेंट में हेल्प करती है। जैसे कि हमारा हाथ में हो गया, पैर में हो गया, पैर में हो गए। ओके, ये बात हुई हमारे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है वो देखते हैं। व्हाट इज अ टिश्यू? अब टिश्यू तो पता ही है, वो वाला टिश्यू नहीं जो हमें रेस्टोरेंट में मिलता है, वो पेपर टिश्यू की बात नहीं कर रही हूँ मैं। जो टिश्यू चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो उसकी बात कर रहे हैं। तो टिश्यू क्या है? टिश्यू जो है वो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो सिमिलर होते हैं, जो सिमिलर सेल्स हैं और फंक्शन एक ही कर रहे हैं। The tissue is a group of cells similar in origin and arrangement, specialized in performing a particular function. ये ग्रुप होता है सिमिलर सेल्स का जो एक ही फंक्शन, कॉमन फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है, जो मिलके एक साथ एक फंक्शन कर रहे हैं। ओके, सो tissues cluster the cells to give the highest possible efficiency of the required function. ओके, टिश्यू यहाँ पे कॉमा आना चाहिए, क्लस्टर ऑफ द सेल, द क्लस्टर सेल्स टू गिव द, ये क्या करते हैं? जो सेल का ग्रुप बन चुका है वो क्या करते हैं ताकि क्या करते हैं? ये एफिशिएंटली वर्क कर सके, फंक्शन कर सके, ठीक है, जो काम ये कर रहे हैं वो अच्छे से कर सके, कोई काम चोरी पना ना करे, काम ना टालें। ओके, एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज आर ब्लड, फ्लोएम एंड मसल्स। टिश्यूज के एग्जाम्पल क्या हो गए? ब्लड हो गया, फ्लोएम हो गया एंड मसल्स हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which cells are responsible for contraction and relaxation movements? कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए और रिलैक्सेशन के लिए? तो कौन करता है कॉन्ट्रैक्ट? ओके, जैसे मैंने किसी गर्म चीज़ को छुआ और मैंने अपना हाथ हटा लिया, ऑटोमेटिकली मेरी बॉडी ने हाथ हटा लिया, तो क्या वर्क किया? ये तो मेरे कंट्रोल में नहीं है ना? कौन वर्क करता है? मसल्स वर्क करती हैं। कौन वर्क करता है? मसल्स। ये क्या हुआ? मसल्स जो हुई वो कॉन्ट्रैक्ट हुई, ठीक है। अब जब मैंने हाथ हटा लिया, फिर मैं अपनी नॉर्मल पोजीशन में हैंड को ले आऊँगी, तो क्या हुआ? ये रिलैक्सेशन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। तो अब ये कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं मसल सेल्स। कौन कर रहे हैं? ये मसल सेल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which cells are responsible for carrying messages? अब ये कौन से सेल्स होते हैं जो मैसेजेस को कैरी करते हैं? तो ये हम मोबाइल फ़ोन के मैसेजेस की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हमारी बॉडी में जो मैसेजेस जनरेट हो रहे हैं, जो स्टिमुलस जनरेट हो रहे हैं, वो कैसे, कौन कैरी करता है? हमें तो बताया कि जो ब्रेन है वो
इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है वो ही पूरी चीज़ें कंट्रोल करता है हमारी बॉडी की, राइट। अब ये ब्रेन तक मैसेजेस कौन पहुंचाता है? मोबाइल फोन, नेट, वाईफाई? नहीं, कौन पहुंचाता है? नर्वस टिश्यू, नर्वस सेल, नर्व सेल्स। ओके, इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं हम इनको? न्यूरॉन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इम्पल्सेस को, सिग्नल्स को, मैसेजेस को कहाँ तक पहुँचाती है? ब्रेन तक पहुँचाती है, और ब्रेन से कहाँ लेकर आती है? वापस उसी ऑर्गन इफेक्टर तक जिसे काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन एंड वेस्ट मटेरियल ट्रांसपोर्टेड इन द बॉडी? अब ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में कौन करता है? सब प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन जाइलम फ्लोएम करता है। एनिमल्स और ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? जो ऑक्सीजन होता है, फूड होता है, हार्मोन होता है, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? कौन बताएगा? मैं ही बता देती हूँ कि जो ब्लड होता है वो ट्रांसपोर्टेशन करता है हर एक चीज़ का। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स, फूड, वाटर, मिनरल्स, पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन का काम हमारा ब्लड करता है। ट्रांसपोर्ट हमारे बॉडी में हम क्या, किससे? वो गाड़ी, घोड़ा या एरोप्लेन वगैरह नहीं मिलता है। कौन मिलता है हमारे बॉडी में? ब्लड मिलता है, जो ये सारे ट्रांसपोर्टेशन वो करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट? अब जो गर्थ किसकी? स्टेम और रूट की बढ़ाने में कौन हेल्प करता है? हम इसकी लेंथ बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी गर्थ बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मोटापा बढ़ाने का बात कर रहे हैं। तो मोटापा कैसे बढ़ेगा? फैट खा के नहीं बढ़ेगा, हमें फैट्स नहीं खाने। प्लांट्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, स्टेम और रूट्स की बात हो रही है, तो प्लांट्स फैट्स नहीं लेंगे। वो क्या यूज़ करेंगे? उनके पास कौन से टिश्यूज़ होते हैं? उनके पास होते हैं लैटरल टिश्यूज़। क्या होते हैं उनके पास? लैटरल टिश्यूज़ होते हैं, जो उनके मोटापे में हेल्प करते हैं। ओके, द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम कैम्बियम। कौन हेल्प कर रहा है? लेटरल मेरिस्टेम हेल्प कर रहा है कि जो स्टेम है वो कितनी मोटी होनी चाहिए, कितनी दुबली होनी चाहिए। रूट, ये सब कौन कर रहा है? लेटरल मेरिस्टेम। 3 टाइप के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। ओके, एपिकल जो होता है वो टिप ऑफ द रूट, टिप ऑफ द शूट पे प्रेजेंट होता है, शूट की टिप पे और रूट की टिप पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये स्टेम को बढ़ाने में और रूट्स को बढ़ाने में हेल्प करता है। वहीं जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीफ के बेस पे प्रेजेंट होते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं इंटरनोड्स पे। 2 नोड्स के बीच का जो जंक्शन होता है ना, उसको हम इंटरनोड्स बोलते हैं। अब 2 नोड्स के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, इंटरनोड की लेंथ बढ़ाने के लिए कौन हेल्प करता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which animal tissues helps in repair of tissue and fills the space inside the organ? अब कौन सा टिश्यू है जो टिश्यू को रिपेयर करवाता है? अगर टिश्यू डैमेज हो गया है, इंजर्ड हो गया है, बेचारे को चोट लग गई है, तो क्या करेगा वो अब उसको तो ऑइंटमेंट तो मिलेगा नहीं। तो कौन सा टिश्यू उसको हेल्प करता है? और जो ऑर्गन्स के बीच में अगर कोई जगह खाली है तो वो जगह कौन भरेगा? एरियोलर टिश्यू। कौन भरता है? एरियोलर टिश्यू। प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल, ओ ये आंसर तो गलत लिखा है यहाँ पे, एरियोलर टिश्यू होना चाहिए। आई डोंट नो ये किसका लिख चुका है आंसर। ये आंसर जो है बेटा गलत है, बिग क्रॉस टू दिस। ओके, सही आंसर क्या है? एरियोलर टिश्यू है, और ये पिक्चर भी गलत है, तो मत देखिए इसको भी। ठीक है, अगर कोई टिश्यूज़ इंजर्ड हो जाते हैं, चोट लग जाती है, तो एरियोलर टिश्यूज़ जो हैं वो उनको रिपेयर करते हैं, और अगर किसी ऑर्गन के बीच में बहुत सारी जगह खाली है तो ये वहीं पे घुस जाते हैं। ठीक है, वहीं पे घुस के बैठ जाते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या है? फिर से कट, एरियोलर टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, which process in meristematic tissue converts it to permanent tissue? अब कौन सी प्रोसेस है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट कर देती है? ठीक है, तो कौन सी है?
पहली बात तो हम बात कर लें कि मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज़ कौन सी होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होती हैं जो ग्रोइंग टिश्यूज़ होती है। मेरिस्टेमेटिक जिस पार्ट पे भी प्लांट्स के प्रेजेंट होगी वहाँ से प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट शो करेगा। ओके अगर किसी पार्ट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं है तो वो प्लांट जो है, वो पार्ट जो है प्लांट का, वो ग्रोथ और डेवलपमेंट शो नहीं करेगा। वहीं जो परमानेंट टिश्यू है वो क्या होते हैं, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के पास क्या होता है ना कि ग्रोथ और डेवलपमेंट शो कर रहे हैं, तो उनके पास सेल डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी है। क्या है, वो लोग केपेबल है कि वो सेल डिफरेंशिएशन कर सके। और वहीं जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं वो पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ही रहते हैं। मैं ऐसे टिश्यूज़, ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो कैपेबिलिटी लूज़ कर चुके हैं अपनी डिफरेंशिएशन की, डिवीजन की, तो वो किस में आ जाते हैं, वो आ जाते हैं परमानेंट टिश्यूज़ में। ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो जिन्होंने एक स्पेसिफिक शेप, साइज और फंक्शन एक्वायर्ड कर लिया है, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट में कि भैया अब मेरे को नहीं करना, मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मुझे बार बार डिफरेंशिएशन नहीं करना, मेरे पास एक काम है, मैं एक काम करके खुश हूँ। ओके तो वो होते हैं permanent tissues. Differentiation is the process by which meristematic tissues takes up a permanent shape, size and function. Okay? तो सेल डिफरेंशिएशन की जो प्रोसेस होती है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज दिखाते हैं, बट एक बार किसी सेल ने, टिश्यू ने ये डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी लूज कर दी है तो वो क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक शेप, साइज और फंक्शन एक्वायर कर लेते हैं। वो बेचारे मल्टीटास्किंग नहीं होते, मैं एक ही टाइप का फंक्शन करूंगा तो मुझसे ज़्यादा काम मत करवाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कौन पूछता है भाई, इतना इजी सब वो है, ठीक है। तो इसमें से आपको पता है क्या याद रखना है, बस ये स्टोमेटा है और स्टोमेटा एक ओपनिंग होती है, पोर होता है, ठीक है। अब इसके आजू बाजू के आपके गार्ड सेल्स होते हैं और फिर होता है एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मस जो लेयर होती है, एपिडर्मल लेयर जो होती है लीव्स की, वहीं तो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, कितनी बार तो हमने पढ़ चुका है। स्टोमेटा आर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स एंड एनक्लोज्ड बाय 2 किडनी शेप कॉल्ड गार्ड सेल्स। अब क्या होता है ना कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे उनको सिर्फ ये स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है, उनको अगर ये स्ट्रक्चर ब्लैक एंड व्हाइट में दे दिया, पेपर में तो ब्लैक एंड व्हाइट में ही आता है, कलर में तो आता नहीं है, मैंने स्ट्रक्चर दे दिया आपको ये वाला, ठीक है। ओह सॉरी, बहुत ही अजीब बन गया ये, मैंने स्ट्रक्चर दे दिया ये वाला, ठीक है। अब सिर्फ इतना दे दिया और ऐसे मैंने एपिडर्मल लेयर बना दी। अब कुछ बच्चे होते हैं ब्लैक एंड वाइट में है, ये समझ में ही नहीं आ रहा है, इसको ए बोल दिया और इसको बोल दिया बी। अब बताओ ए और बी क्या है, ब्लैक एंड वाइट में, तो लोगों को क्या लगता है, बच्चों को, कि भैया ये किडनी है, और क्या लिख कर आते हैं, सेंट्रल पार्ट ऑफ द किडनी, इंटरनल पार्ट ऑफ द किडनी, आउटर पार्ट ऑफ द किडनी। भैया किडनी कहाँ से है, ये स्टोमेटा है, किडनी विडनी नहीं लिखना है हमको, ठीक है। किडनी अगर होगा तो पूरा ऐसी किडनी बनी होगी, उसमें यूरेटर भी बनेगा, उसमें ब्लैडर भी बनेगा, सब बनेगा उसमें, राइट, ऐसी होती है किडनी। चलो, तो स्टोमेटा क्या है, स्मॉल पोर्स होते हैं और इनके आजू बाजू क्या होता है, बीन शेप्ड या किडनी शेप्ड सेल्स होते हैं, जिसे हम गार्ड सेल बोलते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है वो पूरी की पूरी गार्ड सेल पे डिपेंडेंट होती है। कैसे डिपेंड होती है, गार्ड सेल पे डिपेंडेंट होती है। जैसे जैसे गार्ड सेल में पानी भरता जाता है, गार्ड सेल जो है वो ओपन हो जाती हैं और क्या मिलता है हमें, स्टोमेटा, प्लांट्स को, हमें नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ प्लांट टिश्यू हैविंग डेड सेल्स। कौन सा प्लांट टिश्यू है जिसके पास डेड सेल्स होती हैं, तो भैया जो जाइलम है, या फिर हम बोल सकते हैं स्क्लेरेनकाइमा। प्लांट जो जाइलम है ना, उसमें भी एक टिश्यू, जो एक सेल, एक टाइप की जो सेल होती है, वो कैसी होती है, लिविंग होती है ना। तो स्क्लेरेनकाइमा इसका सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था जब डिटेल लेक्चर पढ़ रहे थे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा लिविंग सेल्स होती हैं और जो स्क्लेरेनकाइमा के पास है वो डेड सेल्स हो, ठीक है। पेरेन्काइमा की जो वॉल्स होती हैं, सेल वॉल, वो थिन होती है, वो सेलुलोज से बनी होती है, और जो कोलेनकाइमा की सेल वॉल है वो इरेगुलरली कहीं कहीं पे कॉर्नर्स पे थिक होगी, ठीक है। तो उसका जहाँ मन होगा वो वहाँ से थिक हो जाएगी, कॉर्नर्स पे स्पेशली। कॉर्नर्स पे किसका डिपोजिशन होता है, उनके पास डिपोजिशन होता है पैक्टिन का,
ओके और वहीं जो स्क्लेरेन्काइमा है वो पूरी की पूरी सेल वॉल थिक होती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। ओके तो पेरेन्काइमा कोलेन्काइमा आर लिविंग सेल एंड स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल्स होती हैं। ओके अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 12, व्हाट मिनरल्स इज द बोन मैट्रिक्स रिच इन। अब बोन के पास जो मैट्रिक्स है वो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, बहुत एडवर्टाइजमेंट टीवी वगैरह तो सभी देखते हैं और उसमें आता है कि बोन डेंसिटी बढ़ानी है, बोन खाना है, बोन खाना नहीं है बोन को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है तो क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए। ओके तो एक आंसर हो गया क्या हमारा, कैल्शियम, और दूसरा होता है पोटेशियम, कैल्शियम पोटेशियम। ओके तो व्हाट मिनरल इज द बोन मैट्रिक्स रिच इन, कैल्शियम एंड पोटेशियम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जनरली प्रेजेंट इन प्लांट। हमें बताना है कि वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जो होते हैं वो कौन से होते हैं प्लांट्स में। ठीक है तो प्लांट्स में वाटर कंडक्शन का काम कौन करता है जाइलम। कौन करते हैं, जाइलम, और जाइलम में भी मेनली कौन करते हैं, ट्रैकीड्स। ओके तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे ट्रैकीड्स लिखा है बट ये आंसर गलत है, यहाँ पे होना चाहिए क्या, जाइलम। क्या होना चाहिए यहाँ पे, जाइलम होना चाहिए। अगर यहाँ पे लिखा होता जिम्नोस्पर्म तो वहाँ पे आप लिखते ट्रैकीड्स। ओके बट यहाँ पे क्या लिखा है, प्लांट लिखा है, तो आप क्या लिखोगे, जाइलम आंसर लिखोगे। ओके तो जाइलम के कितने एलिमेंट्स होते हैं, वेसल्स, ट्रैकीड्स, जाइलम फाइबर एंड पेरेन्काइमा। फ्लोएम और जाइलम दोनों ही के पास 4 एलिमेंट्स होते हैं, दोनों के पास 2 तो सेम होते हैं, फाइबर्स एंड पेरेन्काइमा, बाकी 2 अलग अलग होते हैं। ओके कंडक्शन के लिए दोनों अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई एपिडर्मिस ऑफ प्लांट लिविंग इन ड्राई हैबिटेट्स इज थिकर। अब हमें बताना है कि जो एपिडर्मिस है प्लांट की, जो ड्राई हैबिटेट्स में रहते हैं उनकी क्यों थिक होती है, मतलब एपिडर्मिस क्यों मोटी होती है, थिक होती है, जो प्लांट्स ड्राई हैबिटेट में रहते हैं जैसे कि डेजर्ट प्लांट्स। तो क्यों होती है, उनके पास क्या होता है, उनके पास होता है क्यूटिकल, और वो क्या करते हैं, वो करते हैं कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं, पानी पेड़ से पूरा के पूरा बाहर एटमॉस्फेयर में ना चला जाए उसको वो रोकते हैं। वैसे ही ड्राई हैबिटेट में जैसे कि डेजर्ट में क्या पानी की कमी होती है, स्कैरसिटी ऑफ वाटर होता है, तो भैया पानी की वैसे ही कमी है, मैं अपनी और बॉडी से बाहर पानी अगर निकाल दूंगी तो क्या होगा, सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो कैक्टस प्लांट्स होते हैं ना वो सर्वाइव कर लेते हैं इतने हार्श एटमॉस्फेयर में भी। एपिडर्मिस ऑफ प्लांट्स लिविंग इन ड्राई हैबिटेट्स इज थिकर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, और लॉस ऑफ वाटर को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। ये कौन करता है, स्टोमेटा करते हैं, कौन करते हैं, स्टोमेटा। ओके ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जब कभी भी एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती है ओपनिंग, जिसे हम स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा का काम होता है गैसेस एक्सचेंज का, बट ये क्या करता है कि जैसे जैसे पानी इनमें भरता जाता है तो पानी जो है वेपर के फॉर्म में, भाप के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में ये रिलीज कर देते हैं, और ये लॉस ऑफ वाटर को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। ये किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। इज दैट क्लियर? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। अब हमें 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं और उनको आइडेंटिफाई करना है। ओके लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम, मैंने बताया है कि जो जाइलम है वो पूरा की पूरे डेड सेल्स होता है, बट लिविंग कौन सा होता है, जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है जाइलम में क्या मिलता है, ट्रैकीड्स, वेसल एंड फाइबर्स एंड पेरेन्काइमा। ये जो 3 है ट्रैकीड्स, वेसल एंड फाइबर्स, ये क्या है, ये डेड सेल्स है, और लिविंग सेल कौन सा है, सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा। ओके डेड एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम में सबके सब लिविंग होते हैं बट एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स, बाकी एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स, फाइबर जो है वो डेड होते हैं। ठीक है तो फ्लोएम में क्या होता है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, पेरेन्काइमा एंड फाइबर्स। ठीक है तो फाइबर जो है वो डेड है, बाकी 3 जो है वो लिविंग एलिमेंट्स हैं। तो इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं। ओके ये आंसर भी गलत लिखा है यहाँ पे, तो मैंने जो आंसर बताया वो सही लिखा है, सही है। ओके तो ये तो बिग नो नो नो, ये आंसर गलत है। लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम क्या है, पेरेन्काइमा है, और डेड एलिमेंट ऑफ फ्लोएम क्या है, फ्लोएम फाइबर्स। ओके तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके तो यहाँ पे जो है हमारा
वेरी शॉर्ट आंसर्स हम कर रहे थे ना। वेरी शॉर्ट आंसर्स टिश्यूज़ के होते हैं कंप्लीट। ये जो वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं आपको 1-2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, और ऐसे काफ़ी सारे सैम्पल पेपर्स हम जो हैं वो डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए आज ही आपको स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करना है, जहाँ पे आपको सारे वीडियोस सारे सब्जेक्ट्स के तो फ्री में मिलते ही हैं, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि JEE, नीट, CUET की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।